याद कीजिएगा 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था, मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोगों के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब सत्र चलता है ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। जितनी सनसनीखेज लगती है सुनने में ना, इनका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़ें या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं इतना मैं जरूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं खुद भोग ही रहा हूं, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है, तो मैं उस दर्द को समझता हूं जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कतई ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूं। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क, मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं, नहीं आते हैं, टूटते हैं, नहीं टूटते हैं, पर हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है, देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूंगा कि आप में से जो साथी इस वक्त थे, याद कीजिएगा 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था, मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोगों के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब सत्र चलता है ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए जुड़ रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर थोड़ा इस पर देखिए, घुसपैठियों को लेकर मेरी सरकार की सोच एकदम स्पष्ट है कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। चिन्हित कर एक एक घुसपैठिए को बाहर फेंका जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर
भले वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, उसके ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी, ये भी विश्वास दिलाता। मैं ये तो नहीं कहता कि आरोपियों की धरपकड़ करने से, सजा देने से उस बच्ची की पीड़ा का हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे, नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं किसी भी परिस्थिति में घटनी ही नहीं चाहिए। और ये सुरक्षा से ज्यादा मानसिकता पे सवाल खड़े करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग समाज में घूम रहे हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। मैं एक्शन जितने हुए हैं वो तो एक तरफ, पर ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने भी आरोपी हैं, जिनको पकड़ा गया है वो भी, और जितने पर भी आरोप सिद्ध होंगे, कड़ी से कड़ी सजा। और ये सब मैं कहने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध है जिनको कतई, जिसमें कोई भी मोह माया दया नहीं हो सकती। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, और समय रहते हुए मैं इसको अनंत काल तक भी खींचने का मौका नहीं दूंगा। समय रहते मिलेगा, पर मैं पुनः कहता हूं कि इस बच्ची की पीड़ा को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, समाज को भी सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। ये मानसिकता, ऐसे लोग हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, ये सोचना भी कल्पना के परे है। बट सरकार की जो जिम्मेदारी है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये विश्वास जरूर दिलाना। लाखों करोड़ रुपया क्यों राज्य की चिंता कर रहे हैं? पूछिए ना, कितनी जगह सरकार है इनकी कि इनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकार बता दीजिए ना, कितनी जगह है कि ये इतना परेशान हो रहा है। जो बड़े राज्य हैं, बंगाल, तमिलनाडु जैसे, वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला है। नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? विपक्ष पूछ रही है कि नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे? नामकरण हम लोगों ने किया ही नहीं, यही तो मेरा विषय है भैया, कि आप इसको नाम पर ही उलझा के रख रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरिट पे चर्चा कीजिए ना सर, वो ये कह रहे हैं मेरिट पे चर्चा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने 100 से 125 डेज का हम लोगों ने जिक्र किया, जब हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, हम लोगों ने जवाबदेही हम लोगों ने तय की, जब हम लोगों ने निगरानी की व्यवस्था की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम लोगों ने राज्य को जिम्मेदारी दी, और क्योंकि अब राज्य की भी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होगी आर्थिक तौर पर भी, तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद भी उनके कोई स्पेसिफिक काउंटर है, आप बात करिए उस विषय पर ये लोग सिर्फ नामकरण पर ही उलझा कर भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं, एक तो पहली बात तो नववर्ष में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं तमाम अपने विधायकों के साथ बैठकर न सिर्फ नववर्ष की शुभकामनाएं, बल्कि आने वाला साल, अब ये महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में मेरे विधायकों की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, पार्टी के संगठन के प्रति, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर अब मुझे लगता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों की क्या भूमिका, क्षेत्र में क्या भूमिका, सदन के भीतर क्या भूमिका। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सशक्त आवाज बना है पहली बार बिहार विधानसभा में, इससे पहले 2005 में ये परिस्थिति आई थी, पर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे मेरे विधायक। तो ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचे हैं, तो पार्टी के विषयों को कैसे रखना है, किन किन विषयों पर कैसे चर्चा में भागीदारी देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज थोड़ी विस्तृत चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं।
बंगाल में चुनाव में क्या बंगाल चुनाव के बारे में बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ये होगा कि मैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूँ अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा, और इससे पहले मेरा खुद का आकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम लोग कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होऊंगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतोगत लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना होगा। ऐसे में नई जिम्मेदारियां पार्टी के कई नेताओं को दी जाएंगी। पार्टी आज एक मजबूत स्तर पर पहुंची है। हमारे विधायकों की एक अहम भूमिका है, हमारे मंत्रियों की एक अहम भूमिका है। जहां संजय सिंह जी, संजय पासवान जी बिहार कैबिनेट में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जब भी आप लोगों के कोई तीखे सवाल आते थे तो मेरे पास जवाब होता था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं सरकार का हिस्सा हूं। पर अब अगर जब आप ये तीखे सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरी जवाबदेही और ज्यादा बनेगी, क्योंकि इस सरकार का हिस्सा हूं मैं। मेरे मंत्री हर उस योजना का हिस्सा हैं जो फैसले बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी को गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के सचेतक के तौर पे राज्य मंत्री के दर्जा के साथ ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, और इसी तरीके से पार्टी के तमाम हमारे विधायक आने वाले दिनों में विधायकों की भी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार के पास ये समय नहीं है कि हम लोग ये कहें कि अब काम शुरू होगा। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुगर मिल का मुद्दा अलग अलग मंचों पे मेरे द्वारा तो उठाया ही गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चिंतित रहे। ये एक अहम विभाग की जिम्मेदारी हम लोग के पास है, जिसके ऊपर फैसला पहली ही कैबिनेट में लिया गया है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वाइबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे प्रदेश को मिलेगा, और 5 सालों के बाद जब पुनः हम लोग चुनाव में जाएंगे तो इस चुनाव में किए गए हर एक वादे को पूरा करते हुए पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। जनता ने जितना विश्वास किया है मुझ पर, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में पिछले साल के अंतिम महीने में जब की थी, मैंने कहा था कि एक आभार यात्रा पर मैं खुद बिहार की जनता के बीच में निकलूंगा। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है,
कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है। तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर।